आप बगल में जौनपुर में हैं, 3 बार रिकाउंटिंग कराने के बाद हमारे उम्मीदवार अरशद खान को जिस तरीके से हराया गया है, मैं नहीं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जिसको जनता सम्मान दे, जिसको जनता जनमत दे, जनमत जिसको बनाती है उसको होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हमारी बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक चर्चा करने के लिए चुनावी प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अरशद खान हैं, जो चुनावी प्रतिक्रिया में क्या क्या खामियां थी इस बार उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में एक खास हमारी बातचीत होने वाली है मोहम्मद अरशद खान साहब के साथ। सर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है सर कि कहाँ चुनावी प्रतिक्रिया में आपको एज अ कैंडिडेट और एज अ सीनियर पॉलिटिशियन आपको कहाँ खामियां महसूस हुई? जब से ईवीएम आई है तो चूंकि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, इसे बराबर उठाई जाती रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि जनता को दिखाई दे कि उसका वोट सही पड़ा और सही गिनती हुआ है। और बहुत सारे स्टेट हैं देश के, अमेरिका से लेके बहुत सारे कंट्री हैं जहां बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो वोटर लिस्टों में बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाते हैं एंड टाइम पे, और जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट है उनके, स्पेशली जैसे हमारे यहाँ यादव के, मुसलमानों के और अदर बैकवर्ड के नाम बहुत कटे थे वोटर लिस्टों में। सर तो ये कैसे होता है? मतलब वोटर लिस्ट में से नाम कट जाना, ये तो बहुत ही एक मूल्य अधिकार के खिलाफ जाता है, हमारे संविधान के खिलाफ जाता है। इससे एक बड़े आंदोलन की जरूरत हम लोग करेंगे जी, कि वोटर लिस्ट में अगर नाम कोई जिंदा है और वोट देने लायक है और वोटर में नाम होना चाहिए या पहले था और कट गया है, तो इसे अपराध घोषित किया जाए। और अगर वो जीवित है, 18 साल के ऊपर है और वो योग्य है, उस कैटेगरी आता है, उसको वोट देना चाहिए, तो उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने नाम काटा है उसकी जिम्मेदारी के तय करके उनके लिए दंड का प्राविधान होना चाहिए। इस पे निर्वाचन आयोग पे एक ज़बरदस्त मुहिम चलाने की, देशव्यापी मुहिम, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी सोशल एनजीओ हैं, सबको चलाने की ज़रूरत है ताकि कोई भी आदमी मतदान से वंचित ना रहे। ये बहुत खूबसूरती से थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं, थोक रेट में चोरी नहीं करते हैं, ताकि पोल खुले भी ना और उनका काम बन जाए। यही उन्होंने गुजरात में किया, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चोरी कर लिया और आखिर में मीडिया ने लिखा, मीडिया तो 90% भाजपा आरएसएस प्रायोजित है, कि राहुल गांधी कांग्रेस ने अच्छा किया लेकिन जादुई आंकड़ा छूने से रह गए और सेटिस्फाई कर दिया। यही बिहार में हुआ। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंधी चल रही थी अखिलेश यादव जी की, और जिस तरह से वोटर लड़ाई लड़ रहा था, जनता लड़ रही थी, हमारी जौनपुर सीट पे हम जीते थे 93 में 45,000 पाके 45,000 पाके जीते थे। ओके, 10,000 वोट से भाजपा से हम जीते थे 93 में। फिर हम चुनाव नहीं लड़े थे। उसके बाद 46,000, फिर 47,000 ये समाजवादी पार्टी पाके जीतती थी। अब की मुझे 90,000 वोट मिले हैं। मतलब सन 2012-17 में समाजवादी पार्टी को मिला 47,000। उसी पे समाजवादी पार्टी जीती भी थी, उस पर हारी भी थी, लेकिन अभी जो है मुझे मिला 90,000 वोट। उसके बाद भी हरा दिया गया। हरा कैसे? सीधी सी बात, मैं शुरू से लीड कर रहा था और कम से कम 40% ईवीएम सील टूटी हुई आई। आपने जो कहा कि मतदान से वोट कट गए, आपको कोई अंदाज है कि जौनपुर सदर से कितने लोगों को वोट करने का अधिकार से वंचित किया गया? कुछ आपने हिसाब लगाया है क्या? हिसाब तो नहीं लगाया, कम से कम
4 लाख कुछ है, तो 40-40 हजार से कम वोट नहीं कटा होगा, कम से 40,000 से कम ठीक ठीक एक विधानसभा मिनिमम 40,000 कटा होगा। जी जी। तो जिस फिर तरह से उसके बाद आपने कहा कि जौनपुर का तो आखिरी चरण में था, जैसे पूर्वांचल का था, तो 7 मार्च को आपका चुनाव होता है। उसके बाद आपने 7 मार्च के चुनाव होने के बाद सब मशीनें स्ट्रांग रूम में चली जाती। तो स्ट्रांग रूम में चले जाने के बाद कानूनी हिसाब से चुनावी आयोग के कानून और नियम के हिसाब से स्ट्रांग रूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता है। सीसीटीवी होते हैं, एजेंट बैठे रहते हैं, तो क्या ये सही ढंग से पूरा निगरानी की गई क्या? पहली बात तो ये है कि मशीनें पोलिंग स्टेशन से वहां तक जाने के लिए किसी एजेंट को साथ नहीं ले जाते। वो चाहे तो रास्ते में मशीनें बदल सकते हैं। तो मतलब रास्ते में ईवीएम मशीन जब ले जाते थे तो उसमें पोलिंग एजेंट नहीं जाते? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या होता था जब बक्से होते थे तभी भी मशीनें बक्से सील किए जाते थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी एजेंट वहां तक जाए गाड़ी के साथ। अच्छा। लेकिन तब जो है मतदान होता था बैलेट पेपर से, तो उसके बदले जाने की गुंजाइश नहीं थी। ये मशीन है, मशीन में बदल दिए सब कुछ बदल जाता, चाहे जो चीज बदलना चाहे बदल सकती है। इसलिए इसमें पारदर्शिता नहीं है और धोखे की बराबर गुंजाइश है, 420 की गुंजाइश बराबर बनी हुई है। और अगर कहीं मतदान में मतगणना में शक होता है तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो हाँ जी, तो अभी 7 मार्च का आपका चुनाव हो जाता है और 8 मार्च को जब आपके स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन पहुंच गई है तो वहां पे क्या होता है? आपने कुछ कहा कि उसके बारे में आपने कुछ वीडियो भी बताए। तो 5 घंटे तक हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा बन रहा है, हमारे लोग वहाँ तैनात थे रखवाली के लिए जी। 8 मार्च को 5 घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया। 3 आदमी वहाँ लैपटॉप मोबाइल वगैरह के साथ पकड़े गए। ये किस कंपनी की आईडी है भाई? ये हमारे वेंडर हैं। इसमें BSNL नहीं लिखा है। ये आदमी कौन थे, क्या कर रहे थे वहां पे? वो लैपटॉप और मोबाइल लेके मालूम क्या कर रहे थे, तो अधिकारियों ने कहा कि ये BSNL कर्मचारी हैं, ना उनके पास BSNL के आईडी के कोई आईडी थी और ना जिला प्रशासन द्वारा वहाँ काम करने के लिए कोई उन्हें आईडी जारी की गई थी। तो वो क्या स्ट्रांग रूम के अंदर थे, बाहर थे, क्या कर रहे थे? वो स्ट्रांग रूम के से ही निकले हुए नजर आए बाद में वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जरूर है फिर हुआ। 40% हमारे यहाँ ईवीएम मशीनों की सील बाहर से टूटी हुई थी। 40%? 40%? हर टेबल पे 5-7 जो है, जैसे 23 राउंड हुई है, किसी 5, किसी 7, किसी 8, इस तरह से हर टेबल पे सील टूटी हुई आई, लेकिन धागे से ऊपर बना हुआ, जबकि सील होती है एजेंट की और वहाँ कर्मचारी की, तो सील नहीं थी। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, जो कि मोबाइल ले जाना मना था, घड़ी पहन के जाना मना था कि हम उसकी वीडियोग्राफी कर सकें। गिनवाना मजबूरी थी और गिनवाया गया। तीनों लोग पकड़े गए, उनके पास आईडी नहीं थी। तभी हम लोग शंका हो गया कुछ गोलमाल हुआ है। और ये थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हमें देहातों में वोट मिला था, हमें वहाँ पर अगर 6-7 हज़ार की लीड मिली देहात में, शहर में आने से पहले हमें 20-25 हज़ार की लीड मिलनी चाहिए थी। तो ये चोरी करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इनका पोल भी बची रहे और काम बन जाए। ये बहुत हाईटेक चोर हैं जो है ये। हाँ, 10 तारीख को जब आप कह रहे थे कि आपका काउंटिंग हो रहा था और आपने 40% आपने कहा 40% ईवीएम मशीन की सील टूटी हुई थी, तो उस वक्त धागा लगा हुआ था। अच्छा, सील लगी नहीं रही थी, सील थी नहीं उस वक्त। उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर या किसी पोलिंग एजेंट ने कंप्लेंट की क्या वहां पे? सारे पोलिंग एजेंट, हमारे काउंटिंग एजेंट जो है जी, वो रोक देते थे मतगणना। फिर हमें बुलाया जाता था जी। फिर जो रिटर्निंग अफसर कहते थे कि भाई वो ऐसा हो जाता है, एजेंट चले गए होंगे, ये होगा। अब कौन एजेंट को पता लगाने जाए कौन था कौन नहीं था? तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे जिसकी जिम्मेदारी में ये था कि सील? हमारे यहाँ वो सिटी मजिस्ट्रेट थे, अग्निहोत्री जो है। जी जी, सिटी मजिस्ट्रेट थे रिटर्निंग अफसर। मगर ये सीसीटीवी कैमरा 5 घंटे के लिए बंद रहना 8 तारीख को, और
10 तारीख को जब मतगणना की मतलब गिनती शुरू हो जाती है, जब 40% कोई भी कैंडिडेट के ईवीएम बॉक्स पे सील नहीं लगी हुई मिलना, ये तो बहुत बड़ा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा वायलेशन है। तो कोई भी कोई कदम नहीं उठाया चुनावी आयोग ने। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। भारत का अदालती निजाम ऐसा है, यहाँ अभी अदालत जाइए तो 5 साल में फैसला ही नहीं होगा। इससे अगर जबरदस्त आंदोलन चलेगा पूरे देशव्यापी, सारी पार्टियां सारे संगठन चलाएंगे तभी कुछ होगा, वरना लोकतंत्र खतरे में है पूरी तरह से। हमारे बदायूं में लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी जो हमारे सांसद थे, उन्होंने रिकॉर्ड बाकायदे किया कि इतना वोट पोल हुआ, उससे ज्यादा की गिनती हुई है। हाई कोर्ट में गए हैं और अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये भारत का अदालती निज़ाम है, इसमें ज़्यादातर इतने लेट फैसले होते हैं कि न्याय मिलता ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ अगर वीवीपैट से पूरी गिनती करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि न्याय मिल जाएगा। हमारी पूरी मतगणना वीवीपैट से, जिसकी हमने डिमांड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। हमने दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 11 मार्च को जी। कि हमारी पूरे हमारे विधानसभा की मतगणना वीवीपैट से करा दिया जाए, क्योंकि वीवीपैट वो अलग कर दी जाती है। अलग अगर वो मशीन से 6 बजे के बाद फिर उसमें मशीन में हेर फेर कर लेंगे, लेकिन वीवीपैट में नहीं हो सकती। तो अगर ये हो जाए कि पूरी मतगणना वीवीपैट से हो जाए तो शायद बेईमानी का पता लग जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो अभी तो आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं आपके पार्टी के, और आप चुनावी प्रक्रिया में काफी आपने आप जीते भी हैं, बहुत सारी बार आप विधानसभा में बैठे हुए भी हैं। तो क्या आप इसको लेकर कोर्ट में जाने का कोई इरादा है? हालांकि आपने खुद कहा कि अदालती निजाम इतना नहीं, हमें वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, अगर ठोस आधार मिलेगा पूरी गिनती हो सकती है वीवीपैट से तब तो जाएंगे, और नहीं तो 1,50,000 गंवाने से कोई फायदा नहीं। मगर इसके ऊपर मुहिम जरूर चलाएंगे आप? हाँ, मुहिम चलाएंगे, मुहिम जरूर चलाएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन चलेगा। हाँ। और भी संस्थाओं को और एनजीओस को, पार्टियों को आमंत्रित करेंगे कि इस लड़ाई को लड़ें और बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये एक मजबूत डिमांड पूरे देश में होनी चाहिए। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र को डैमेज कर रही है, और जो जनता जिसको चुनती है उसके अगेंस्ट जो लोग आगे सरकार चला रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, फेयर इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और जो लोग मतदान के योग्य हो गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, जो जीवित हैं, उनको मताधिकार, मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट परमानेंट बननी चाहिए, और अगर किसी के नाम कट जाता है तो बीएलओ या जिसको भी जिम्मेदार ठहरा के उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए, ताकि लोगों में डर रहे। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे बीएलओ जो है, जिसकी सरकार होती है, उसके इशारों पर जिसका चाहते हैं नाम बढ़ा देते हैं, जिसका चाहते हैं काट देते हैं। ये हो रहा है। सर, आपके समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश जी यादव, उन्होंने तो बार बार कहा है कि हम ये मुद्दे को लेकर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, मगर लोगों की शिकायत होती है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद राजनीतिक पार्टी ये सब मुद्दों को लेकर, जो बहुत ही अहम और बुनियादी मुद्दे हैं लोकतंत्र के लिए, वो उसको लेकर शायद कुछ ठंडी पड़ जाती है या पीछे हट जाती है। तो क्या समाजवादी पार्टी हटेगी या इसके ऊपर लड़ेगी? अगर सारी पार्टियों ने मिलकर, पहले भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर देश की सारी पार्टियों ने ये डिमांड किया था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन ये सच है कि सारी पार्टियों ने मिलकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जिससे भारत निर्वाचन आयोग को मजबूर किया जाता कि नहीं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अब मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां और आदरणीय अखिलेश यादव जी सब लोग मिलकर आंदोलन चलाएंगे, और यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वरना ये लोकतंत्र को लूटते रहेंगे और जनाधिकार, जो जनता है उसके मताधिकार का और मतदान का जो है, इस तरह से मजाक उड़ता रहेगा। और डेमोक्रेसी, हमारे क्षेत्र में लोग रो रहे हैं। मैंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर निकला हूँ फील्ड में धन्यवाद यात्रा लेके, तो जिधर गया लोग रोते नजर आए। हमने तो आपको वोट दिया था, कैसे हार गए। अभी भी आप मेरे क्षेत्र में आए तो जिस गांव में जाएंगे आपको लोग रोते हुए मिलेंगे, मर्द भी औरतें भी रोते हुए मिलेंगे।
आज आखिरी बात सर, कि मैंने चुनावी आयोग की वेबसाइट पे देखा कि बड़ी बड़ी बहुत फैंसी पुस्तकें छपी हुई है कि काउंटिंग डे पे कैसा चुनाव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होने चाहिए। मगर जब इस तरह की बातें होती है कि पहले तो वोटर के नाम ही कट जाए, मतलब वोटर के नाम कट जाए, तो शुरू से शिकायत हो रही, बहुत सालों से शिकायत हो रही है, उसके ऊपर कुछ सुधार नहीं है। और अभी तो मतलब ईवीएम मशीन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, सील को लेकर, वोट को बदलने के चक्कर बहुत सारे इल्जाम हमने देखे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उसके पहले दूसरे चुनाव में भी ऐसे आ रहे थे। तो चुनाव आयोग से ये जो विश्वास लोगों का हट रहा है वो तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है कि पूरे इस देश को एक टीएन शेषन की जरूरत है। टीएन शेषन ने आकर बता दिया था कि चुनाव आयोग क्या है। उसके पहले चुनाव आयोग की कोई औकात नहीं हुआ करती थी और तब से बहुत सारे सुधार हुए हैं। अगर सारी पार्टियां गंभीरता से आंदोलन चलाएंगी तो इसमें भी सुधार होगा और व्यवस्था बदलेगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और मनचाहा जनता का मैंडेट कुछ होगा और सरकारें जिसको चाहेंगी वो सरकारें बन जाएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ खान साहब।